हथियार नहीं, इस बार भारत ने चावल से किया चीन पर हमला। पूरी दुनिया हुई हैरान। चीन में भूख से मचा हड़कंप। चीन को भारत ले आया घुटने पर। कांग्रेस ने खाया चीन से पैसा। दुश्मन चीन से कांग्रेस के हैं कनेक्शन। भारत को तोड़ने पर तुला है कांग्रेस। मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग के बीच युद्ध जो है वो 7 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा है, लेकिन इस युद्ध पर विराम के आसार नजर ही नहीं आ रहे। इसी कारण दुनिया भर में अन्न संकट की स्थिति पैदा होने के आसार दिख रहे हैं, जिस कारण से कई देश अपने खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि उनके देश में अन्न की कमी ना हो। भारत भी कुछ ऐसे देशों में से है जिसने ऐसे ही कुछ सख्त कदम उठाते हुए गेहूं और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब अटकलें तो ऐसी भी लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार अब चावल के निर्यात पर भी रोक लगा सकता है। ऐसे में घरेलू बाजार में खाने की चीजों की कीमत को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री का ऑफिस प्रोडक्शन दर प्रोडक्शन के बेसिस पर डिसाइड कर रहा है। ऐसे में 5 जरूरी प्रोडक्ट्स ने 2 गेहूं, चीनी और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब दोस्तों, चावल भी इसी लिस्ट का एक हिस्सा बन सकता है। ऐसा करना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया है ताकि स्वदेश में अन्न की कमी ना हो और महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। दरअसल दोस्तों, चावल हमेशा से ही एक प्रधान अनाज रहा है, जिसके बल पर आज विश्व खाद्य संकट से काफ़ी हद तक बचा हुआ है। जहां एक तरफ गेहूं और मक्का की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त उत्पादन और मौजूदा भंडार के कारण चावल की कीमतें अभी भी थोड़ी कम हैं। हालांकि अगर भारत ने चावल निर्यात पर अंकुश लगा दिया तो भारत के एक्शन के बाद कई दूसरे देश जो चावल के निर्यातक हैं वो भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एशिया लगभग 90% चावल का प्रोडक्शन और कंज्यूम करता है। चावल के दुनिया भर के व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगर चावल पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ऐसे में चावल के निर्यात को सीमित करने का फैसला आने वाले हफ्तों में कीमतों में निर्भर करेगा, क्योंकि अब चावल की बुआई होने वाली है और प्रोडक्शन मौसम पर निर्भर करता है और मॉनसून इस बार सही से नहीं आया, इसलिए संभावना है कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसे में गेहूं निर्यात पर रोक लगी तो मचा बवाल, क्योंकि कुछ समय पहले जब भारत सरकार ने चीनी और गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई तो विश्व भर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि साल 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना हुई, जिसमें भारत को 121 देशों में से 107वें स्थान पर रखा गया, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 92, नेपाल को 76 और बांग्लादेश 77 को उससे बेहतर स्थान मिला है। ऐसे में दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज श्रीलंका में जहां चावलों की कीमतें 500 रुपए से ज़्यादा 1 किलो पहुंच गई हैं, वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना हुए अभी कुछ महीने भी नहीं हुए हैं कि आज दुनिया उस देश से अन्न का निर्यात कर रही है जिसे उसने खुद कुपोषित देशों की सूची में सबसे नीचे स्थान दिया था। कोरोना काल का वो समय जब दोस्तों टॉयलेट पेपर के लिए भी लड़ रहे थे कुछ देश, उस समय भारत सरकार अपने लोगों को फ्री में राशन दे रही थी, जो अभी तक भी जारी है। ऐसे में भारत को नीचा दिखाने वाली और गुमराह करने वाली रिपोर्ट पब्लिश करने वाली दुनिया भर की संस्थाएं अपनी गणना और मापक के पैमाने को सही कर लें, क्योंकि अब भारत भी चैरिटी बिगिंस एट होम पर विश्वास करने लगा है। अब पहले खाना खुद खाया जाएगा और फिर पड़ोस में बांटा जाएगा, ताकि कल को पड़ोसी ही अपने मददगार को कुपोषित कहकर ना पुकारें। ऐसे में दोस्तों, आपको चीन या पाकिस्तान भूखा मरे तो इसका इल्जाम भी भारत के नाम नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का मानो चोली दामन का साथ रहा है। कांग्रेसी भ्रष्टाचार में लिप्त ना पाए जाए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है।
अभी राजीव गांधी फाउंडेशन के चीनी सरकार के साथ साठगांठ के खुलासे को सुर्खियों में आए कुछ दिन भी नहीं हुए कि एक और खुलासे ने कांग्रेस की काली करतूतों को जग जाहिर किया है। अब खबर आई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के वांछित अपराधी मेहुल चोकसी से भी तार पाए गए हैं। जी हाँ, वही मेहुल चोकसी जो हीरा व्यापारी और भगोड़े अपराधी नीरव मोदी के चच्चा हैं और जिन्हें भगाने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले की खबर सामने आई थी। दरअसल इसमें से ज्यादातर पैसा नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी पर बकाया था और चुकाने के बजाय दोनों भाग निकले। दोनों उस समय भारत में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मोदी सरकार के कारण ही ये दोनों अपराधी भागे हैं और इस घोटाले में मोदी सरकार का भी हाथ रहा है। फिलहाल नीरव मोदी इंग्लैंड की एक जेल में बंद है और मेहुल चोकसी का भी अभी भारत में गिरफ्तार करके बुलाया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है कि जिसने चोरी की वही सबसे अधिक हो हल्ला मचाता है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के तार चीनी प्रशासन से पाए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2006 से 2009 के बीच चीनी प्रशासन से कई बार फंड मिला है। इतना ही नहीं, जिस पीएम केयर्स फंड की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कांग्रेस इतना हो हल्ला मचा रही थी, अब उसी के द्वारा शुरू हुए पीएम एनआरए फंड में ग्रांट के लिए उसे कटघरे में भी जल्द खड़ा किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के बाद अब खबर है कि अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA यानी विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस लाइसेंस के रद्द होने के बाद अब राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट विदेशी फंडिंग नहीं ले पाएंगे। अगर ये गैर सरकारी संस्थाएं ऐसा करती कहीं पाई गई तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि इसके अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी हैं। इसके ट्रस्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी हैं। ऐसे में राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई करना गांधी परिवार के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर सरकार ने कार्रवाई क्यों की? क्या ये कदम राजनीति से प्रेरित है? क्या इसके पीछे का मकसद गांधी परिवार को सबक सिखाने का है? क्या ये राजनीतिक बदला है? इसका जवाब जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दरअसल जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने इन गैर सरकारी संस्थाओं की फंडिंग की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने अपने रिपोर्ट में संस्थान की विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी पाई है, इसलिए ये कार्रवाई की गई। ऐसे में माना गया कि इसमें चीन से होती थी फंडिंग, क्योंकि दोस्तों सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करने वाले कई हैं, लेकिन इसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास और चीनी सरकार भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 से 2009 तक चीनी दूतावास और चीनी सरकार ने बड़ी मात्रा में कांग्रेस की इस गैर संस्कारी संस्था को फंडिंग की। फंडिंग करने वालों में सिर्फ चीनी दूतावास और चीनी सरकार ही नहीं है, बल्कि भगोड़े मेहुल चोकसी और आतंकवादी जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया था। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पर स्टार्टिंग से ही आरोप लगते आए हैं कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है वो विदेशी लोगों से फंड लेती है और अपने दोस्त चीन से भी फंड ले रही है। ऐसे में दोस्तों अब हुई ये कार्रवाई सही वक्त पर उठाया गया एक बेहतरीन कदम है, जिससे ये संस्थाएं भारत के खिलाफ जहर उगलने से बचेंगी। इससे दोस्त को देश का ही नुकसान होता है। इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।